ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जश्न मना लिया गया, सेना के शौर्य पर सबने गर्व महसूस किया, बधाई दे दी गई कि साहब पाकिस्तान एक्सपोज, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त, 11 एयरबेस उड़ा दिए। लेकिन वो कश्मीर का मुद्दा तो छूट ही गया। सिर्फ ट्रिगर पर से उंगली का दबाव कम हुआ है, बंदूकें तनी हुई हैं। देखिए, पाकिस्तान खुश क्यों है, वहां ढोल क्यों बज रहे हैं और हमें दुनिया में जा आकर ये क्यों बताना पड़ रहा है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। की वजह यही है कि पाकिस्तान की नाक नहीं रगड़ी गई है। पहलगाम के अटैक से पहले पिछले साल 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे। आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, हमने बदला लिया, हमने दुनिया को दिखाया, हमने पाकिस्तान को दिखाया। लेकिन साहब कश्मीर का क्या, वहां की आवाम का क्या, उस नए और बदले हुए कश्मीर का जो वादा था उसका क्या होगा? इसी पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान, कश्मीरी पंडित और एक्टिविस्ट सुशील पंडित साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए चर्चा में। सुशील जी, सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जश्न मना लिया गया, सेना के शौर्य पर सबने गर्व महसूस किया, बधाई दे दी गई कि साहब पाकिस्तान एक्सपोज, पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त, 11 एयरबेस उड़ा दिए। लेकिन वो कश्मीर का मुद्दा तो छूट ही गया। कश्मीर का क्या, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, उस कश्मीर के बारे में कौन बात करेगा? क्या होगा अब कश्मीर का? विशाल जी, बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये खबर कब आई कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया? ऑपरेशन सिंदूर तो बकौल हमारे प्रधानमंत्री के अभी जारी है। सिर्फ ट्रिगर पर से उंगली का दबाव कम हुआ है, बंदूकें तनी हुई हैं, सचेत हैं, चौकस हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब वहां से हरकत होगी, कब दोबारा हिमाकत होगी। और ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो बॉर्डर है अमृतसर का, जिसे हम लोग वाघा भी कहते हैं, वहां तमाशा शुरू हो गया है फिर से। तो लगता है कि पाकिस्तान को भी कि सब जैसा था वैसे ही है। पाकिस्तान के ढोल बजने शुरू हो गए हैं, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई हैं, वहां पदोन्नति मिल रही है, लोग फील्ड मार्शल हो गए हैं। पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान इसलिए खुश है क्योंकि उसको लगता है कि हमारे हाथ से उसकी गर्दन छूट गई है। उसका भले ही नुकसान हुआ हो, हमने उसके 9 आतंकी अड्डे तबाह किए हों, 11 एयर बेसेस हमने उड़ा दी हों, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि वो सस्ते में छूट गया है। इस बार वो नप जाता। और यही इसी बात में, इसी ताले में बंद है कश्मीर की किस्मत। हम लोग अब कह रहे हैं कि अब की बार मार, फिर देखते हैं। और अब की बार मार जो है वो कितनी बार हम पिट चुके हैं, मारे जा चुके हैं। मुझे ये नहीं लगता कि आने वाले कुछ दिनों में कोई वारदात होगी। ध्यान दीजिएगा, मैं दिनों की बात कर रहा हूं, मैं हफ्तों महीनों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी किस्मत अच्छी रही तो आने वाले कुछ दिनों तक कश्मीर में कोई हादसा वारदात नहीं होगी। ईश्वर कृपा करे कभी ना हो। लेकिन बात यही है कि काश पाकिस्तान अभी भी ताल ठोक रहा है। कुछ दिनों में आपको हाफिज सईद और असद महमूद भी फिर ताल ठोकते नजर आएंगे। और कश्मीर में फिर मुनादी की जाएगी कि सब शांति है, सब चंगा है, सब ठीक है, सब सामान्य हो गया है। और ले देकर ढाक के वही 3 पात हम सब इसे खुशफहमी पाल लेंगे कि अब सब ठीक है। और फिर कोई हादसा होगा, फिर रोने चीखने की आवाजें आएंगी, फिर तलवारें खींचेंगी। दिक्कत यही है कि हम इस जल्दबाजी में
कि स्थितियां सामान्य हो गई हैं, सब ठीक हो गया है, ऐसा सोच लेते हैं कि जिहाद की कमर टूट गई है। लेकिन जिहाद की कमर नहीं टूटी है। आपने उसके कुछ अड्डे जरूर उड़ाए हैं, उसके मुख्यालयों पे बमबारी की है, और ये कह के की है कि हम आकर के मारने वाले हैं आपको। उन्होंने लोगों को हटा लिया था वहां से, अधिकांश लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया था। बहुत से ऐसे होंगे टेढ़े लोग जिन्होंने कहा होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो मर गए। लेकिन खास खास लोग, और उन खास लोगों में उनका सेना प्रमुख भी शामिल है, वो भी बंकर में बैठ गया था। वो भी हफ्ते भर तक किसी को दिखाई नहीं पड़ा। तो इसलिए पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो उनकी जिद है, जो हट है, वो अभी टूटी नहीं है। उसे तोड़ने का मौका था, उसको कुचलने का मौका था, उसका जबड़ा उखाड़ने का मौका था। लेकिन सर, जब आप कहते हैं कि मौका था, इस मौके से आपका क्या तात्पर्य है? क्या आपको लगता है कि इस ऑपरेशन को, जो कि वैसे भी कहा गया है कि रुका नहीं है, अभी सीज फायर नहीं होना था, अभी ये पॉज नहीं होना था, अभी और पिटाई होनी थी पाकिस्तान की, या अभी और ऐसे तरीके ढूंढे जाने थे जिससे कि इस समस्या का एक परमानेंट समाधान, उसकी तरफ हम बढ़ सकें? आप क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? देखिए, पाकिस्तान खुश क्यों है, वहां ढोल क्यों बज रहे हैं, और हमें दुनिया में जा आकर ये क्यों बताना पड़ रहा है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? की वजह यही है कि पाकिस्तान की नाक नहीं रगड़ी गई है। 2002 में 12 जनवरी को मुशर्रफ को ऐलान करना पड़ा था कि पाकिस्तान की धरती से और उन क्षेत्रों से जिस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है, आतंकवाद नहीं होने दिया जाएगा किसी के भी खिलाफ। इसमें ये इकबाल जुर्म शामिल हो जाता है कि हां, हमने अब तक होने दिया था। बिल्कुल। और ये आश्वासन भी आ जाता है कि अब हम नहीं होने देंगे। कम से कम ये ढोंग करने की मजबूरी तो पाकिस्तान को पड़ी आज से कोई 23 साल पहले। इस बार तो वो मजबूरी भी नहीं थी। इस बार तो वो चहक रहे हैं, नाच गा रहे हैं, फील्ड मार्शल बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसा कि आपके यहां रिवाज है कहना, कहीं ना कहीं उसके पास एक बच निकलने का मौका इस बार हाथ लग गया, और उसको लगता है कि शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसको भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतने भारी नुकसान के बाद भी वो सस्ते में छूट गया, क्योंकि उसको और नुकसान का अंदेशा था। इस बार जो कुछ हमने किया वो सच में अप्रत्याशित था विशाल जी, लेकिन क्या वो पर्याप्त था? वो अप्रत्याशित था लेकिन पर्याप्त नहीं था। वो पर्याप्त होता तो पाकिस्तान इस समय अपने घाव चाट रहा होता, मिमिया रहा होता, दुनिया हमारा हाथ रोक रही होती और पाकिस्तान कराह रहा होता। ऐसा नहीं हुआ। सर, कश्मीर की स्थिति को अगर आप एनालाइज करें, 370 के बाद हमने बहुत सारी विकास की बातें ना सिर्फ सुनी बल्कि होते हुए देखी भी। हमने बदलते हुए बहुत कुछ देखा भी। पत्थरबाजी रुकी, टूरिज्म बढ़ा, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उन 2,35,00,000 टूरिस्ट की बात ऐसा लगता है कि अब जैसे बहुत पुरानी सी हो गई। पहलगाम अटैक के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई। आज आप कश्मीर को कहाँ खड़ा पाते हैं? हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि विकास से जिहाद की मानसिकता को हराया नहीं जा सकता। हमने पिछले इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि विकास करके ये सोच नहीं सकते कि आप जिहाद की मानसिकता साहब हार जाएगी। लेकिन हमने तो कश्मीर को डेवलप करने की कोशिश की थी ना 370 के बाद। आज वो कश्मीर पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहां खड़ा हुआ आपको नजर आता है? आज एक आम कश्मीरी क्या सोच रहा होगा? देखिए, विकास का जिहाद से और जिहाद का विकास से कोई लेना देना नहीं है। टूरिज्म का टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जुगाड़ हम बिठा रहे थे अपने दिमाग में भी और दुनिया के दिमाग में भी।
हम सोच रहे थे कि ये हमारे दिमाग में एक युक्ति है, एक बहुत बढ़िया एक पुड़िया है जादू की, ये चूरन है जिसको चाट के जिहादी मानसिकता भाप बन के उड़ जाए। हमने खामो ख्याल में ये भ्रम पाल लिया था। तो जिहाद का विकास से और विकास का जिहाद से कोई लेना देना नहीं है। ये मुजफ्फराबाद के जो बाशिंदे हैं, जो वहां के निवासी हैं, उन्होंने उन आतंकियों से पूछा था जो कश्मीर से आए थे ट्रेनिंग लेने वहां। उन्होंने कहा कि भाई क्या हाल चाल है आपके हिस्से के कश्मीर के, तो जवाब मिला कि हमारे प्राइमरी स्कूल भी आपकी यूनिवर्सिटी से अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा फिर यहां क्या लेने आए हो? क्या आपको वहां बिजली, पानी, सड़क, नौकरी नहीं? कहते हमारे पास सब कुछ है, हम तो इस्लाम के लिए जिहाद करने आए हैं। इन्होंने समझाया भी कि भाई हमारी हालत देख लो, हम इस्लाम की बिना पर बने हुए मुल्क के साथ लग गए हैं। हमारी हालत यह है कि हम दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन जब आप जिहाद का चूरन चाटते हैं, आप पर वो भूत सवार होता है, तो आपको अच्छा भला विकास नहीं दिखता। ये बात हमारी सरकारों को समझ में नहीं आती। आज कश्मीर में जो प्रति व्यक्ति कार की मिल्कियत है, ओनरशिप है, वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, दुगने से ज्यादा। अकेले कश्मीर घाटी के अंदर 30%, यानी हर तीसरे परिवार के पास गाड़ी है, कार, चार पहिया वाहन। देश में ऐसा कहीं नहीं है, कोई कमी नहीं है वहां। वहां की प्रति व्यक्ति आय का औसत देश से दुगना है, क्योंकि हम वहां पैसा लुटा रहे हैं। जितना प्रति व्यक्ति हम उत्तर प्रदेश में नहीं खर्चती हमारी केंद्रीय सरकार, उसका 10 गुना से ज्यादा कश्मीर में खर्चती है। क्यों? क्योंकि हमें दिल जीतना है, विकास करना है। और गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी, जब हमारे प्रधानमंत्री ने वहां 80,000 करोड़ का पैकेज आज से 10 वर्ष पहले घोषित किया था कश्मीर जाकर, तो उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, आप हमारी सड़कें सोने की भी बना दोगे, हम आजादी का मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है। तो क्या मतलब, हम इस विकास के क्या मायने, इस पर्यटन के क्या मायने हैं? क्यों हम निर्दोष लोगों को इस भ्रम में कश्मीर भेजते हैं, फेंकते हैं अपनी जानें लुटवाने के लिए, कि हमें दुनिया को यह दिखाना है कि स्थितियां सामान्य हैं? क्या मजबूरी, क्या नाटक है? तो जब तक ये नाटक बंद नहीं होगा, अब पहलगाम के बाद जिस तरीके से धरपकड़ हुई विशाल जी, जिस तरीके से तलाशियां हो रही हैं, जिस तरीके से ढूंढ ढूंढ कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, इसकी जरूरत थी। पिछले 10 सालों में इसकी जरूरत थी। वो अब हम कर रहे हैं इतने बड़े हादसे के बाद, क्योंकि माथा ठनका है। अगर ये बंद हो गया, फिर इस गलतफहमी में कि चलो हो गया, बहुत हो गया, तो फिर वही ढाक के 3 पात। अब तक पकड़े नहीं गए हैं वो 4 लोग। बहुत बड़ा जिनकी सवाल है ये, तस्वीरें क्यों जारी नहीं की पकड़े गई। गए? ये बहुत बड़ा सवाल है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब तक हम यही दोहराते थे कि सिर्फ 150 लोगों के पास बंदूकें हैं, केवल वही आतंकवादी घूमे। 150 ये 4 लोग काम कर गए। 150 आप बर्दाश्त करेंगे? और फिर वहां लोगों को झोंकेंगे, भेजेंगे पर्यटन करने, सैर सपाटा करने, और ये गलतफहमी पाल लेंगे कि वो ठीक ठाक वापस आ जाएंगे। इस भ्रम के कारण कश्मीर की स्थिति खराब है। आतंकवाद के कारण है, पाकिस्तान के कारण है, लेकिन अब अगर हम ये भ्रम पाल लें कि जमीन पर सब कुछ ठीक है, सतह पर सब कुछ सामान्य है,
तो फिर ठीक नहीं है। तो फिर सर सोल्यूशन है क्या? हमने पिछली सरकारों के तरीके भी देख लिए, इस सरकार का तरीका भी 11 साल हाँ, से देख लिया। हम देखिए सोच रहे थे कि सोल्यूशन शायद लंबा है। परिवर्तन आ रहा है। सोल्यूशन 6 घंटे में अचार बनाने वाला नहीं होता है। जिस आतंकवाद को पनपने में आपने दशकों की कोताही की, उसको आप चुटकी बजा के काफिर काफुर नहीं कर सकते। उसके लिए जो आप अब कर रहे हैं ना पिछले 2-3 हफ्तों में कश्मीर में, उसे आपको लंबा कई सालों तक खींचना पड़ेगा। जिस दिन आप ये कहने लायक हो जाएंगे कि अब कश्मीर में बंदूकें नहीं होती, अब कश्मीर में आतंकवादियों का अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है जिसमें हमको 150 दिखाई पड़ते हैं, जिस दिन आप ये कहेंगे, कहने लायक हो जाएंगे, उस दिन आप कश्मीर को सामान्य कह पाएंगे। और उसके लिए लंबा काम करना पड़ेगा। उसके लिए ये लालच छोड़ना पड़ेगा अपनी पीठ थपथपाने का कि हमने कश्मीर को सामान्य कर दिया। उसका सॉल्यूशन ये है। एक आखिरी प्रश्न मेरा, नई सरकार, चुनी हुई सरकार की साहब बहुत बात होती थी। सरकार, केंद्र सरकार तैयार नहीं थी चुनाव के लिए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर चुनाव करवाना पड़ा। चुनाव हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। जो सरकार जम्मू कश्मीर की जनता चाहती थी वो सरकार बन गई, जिसे उन्होंने चुना वो मुख्यमंत्री भी बन गए। और बार बार कहा जाता था कि जब तक इनके चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, जब तक इनके चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे, तब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आ सकती है। तो साहब, अब तो चुने हुए प्रतिनिधि भी उनके हैं, उनकी ही पसंद का मुख्यमंत्री भी है, सरकार भी उनकी पसंद की है। बदला क्या इससे? फर्क क्या पड़ा? विशाल जी, जैसे विकास का, जिहाद का, टूरिज्म और टेररिज्म का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इसी तरह डेमोक्रेसी और जिहाद का भी आपस में कोई रिश्ता नहीं है। चुनाव और जिहाद कहीं से एक दूसरे को जोड़ते नहीं हैं, बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने कहा था कि जिहाद कश्मीर में चुनावों पर सवार होकर आता है। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कश्मीर की जिहाद की जड़ में चुनाव है। कश्मीर में चुनावों के कारण ही जिहादी भाषण दिए जाते हैं, जिहादियों को रिक्रूट किया जाता है कैंपेन में, जिहादियों को कंसेशंस दिए जाते हैं। जिहाद चुनाव के कारण भी कश्मीर में बरपा है। चुनाव से आप सोच लें कि जिहाद हल हो जाएगा, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिम्मेदारी क्या है फिर नई सरकार की? नई सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर को सामान्य हालत करने के लिए जिहाद उन्मूलन की तरफ अग्रसर हो। साफ साफ जिम्मेदारी ये है। ठीक। कश्मीर की व्यवस्था से जिहाद को चुन चुन कर, बीन बीन कर हटाया जाए। वहां की ब्यूरोक्रेसी में, वहां की पुलिस में, वहां के एकेडमिया में, वहां के मीडिया में, वहां की सिविल सोसाइटी में, वहां की जुडिशरी में जिहाद बरपा है। उसे बीन बीन कर हटाने की जरूरत है।